पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन जयंती कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश शासन के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, लोकप्रिय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री मुकेश शर्मा जी, श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, श्री उमेश द्विवेदी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन श्री हेमंत राव जी, प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन श्री मुकेश कुमार मिश्राम जी, आज के इस पावन दिवस पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आज श्रद्धेय अटल जी की पावन जयंती है। पूरा देश अटल जी की इस पावन जयंती को सुशासन दिवस के रूप में आयोजित करता है। मैं इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को देश के लिए उनकी सेवाओं के लिए स्मरण करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं। आज का दिन महान शिक्षाविद, समाजसेवी पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी पावन जयंती का दिन भी है। मैं इस अवसर पर भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी को प्रदेश शासन की ओर से, उत्तरवासियों की ओर से नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि श्रद्धेय अटल जी ने इस देश के सामने सार्वजनिक जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में एक नागरिक को समाज के प्रति, अपने देश के प्रति क्या दायित्व हैं और सार्वजनिक जीवन में रहकर के भी व्यक्ति मूल्यों और आदर्शों की राजनीति कर सकता है, यह 6 दशक से के अपने उस सार्वजनिक जीवन के कालखंड में श्रद्धेय अटल जी ने इस देश को अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से उस प्रकार का जीवन जी करके एक नई प्रेरणा भी दी है। आज पूरा देश श्रद्धेय अटल जी के प्रति अपार सम्मान और श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हुए, उनकी सेवाओं का स्मरण करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हर व्यक्ति जानता है कि अटल जी एक कवि थे, एक लेखक भी थे, एक पत्रकार भी थे, एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि भी थे और श्रद्धेय अटल जी इस देश की विदेश नीति को वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से रखने वाले एक प्रखर राजनेता भी थे। तो देश के नेतृत्वकर्ता के रूप में अस्थिरता के दौर से उभार करके भारत की राजनीति को स्थिरता, पारदर्शी और जवाबदेह कैसे बनाया जाना चाहिए, इसके प्रतीक पुरुष भी थे। प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने जो मानक श्रद्धेय अटल जी ने रखे थे,
चाहे वह गरीब कल्याण के हो, शासन प्रशासन की व्यवस्था की शुचिता और पारदर्शिता को लेकर के हो, या भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से भारत को परमाणु संपन्न बनाने और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस प्रकार की कार्य योजना बननी चाहिए, 6 वर्ष के अपने यशस्वी कार्यकाल के दौरान सरदेव अटल जी ने इस देश के सामने उन मानकों को प्रभावी ढंग से रख करके भारत के 100 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया था। हर व्यक्ति जानता है कि राजनीति में मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रखते हुए परस्पर समन्वय और संवाद की राजनीति को प्राथमिकता को देते हुए अस्थिरता के दौर से गुजर रही भारत की राजनीति को स्थिरता में बदलने का कार्य प्रधानमंत्री के रूप में सरदेव अटल जी ने इस देश को दिया था। और आज वही स्थिरता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभार रहा है। भाइयों बहनों, इससे बड़े गौरव की बात क्या हो सकती है जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड में भारत की अर्थव्यवस्था उस ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से बड़ी हुई है जिस ब्रिटेन ने हम पर 200 वर्षों तक शासन किया था। दुनिया के उन 20 देशों का जो दुनिया के बड़े विकसित देश हैं, जिनमें दुनिया की 75% मार्केट पर जिनका कब्जा है, 60% आबादी निवास करती है, दुनिया की कुल जीडीपी का 85% पर जिनका अधिकार है, उन देशों 20 G20 के उन देशों का नेतृत्व अगले 1 वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। यह हर भारतवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। और स्वाभाविक रूप से इन सभी कार्यक्रमों के आधारशिला विगत 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए अनथक परिश्रम और उसकी आधारशिला 1998 से लेकर 2004 के बीच में सरदेव अटल जी ने अपने शासन के माध्यम से जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए थे, आज उसकी परिणति के रूप में हम भारत को मिल रहे इस गौरव के रूप में हम देख सकते हैं। आज के इस अवसर पर, जब सुशासन दिवस के अवसर पर सरदेव अटल जी का स्मरण करने के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं, इस अवसर पर हम सबके लिए जानना बहुत आवश्यक है कि शासन की व्यवस्था का संवेदनशील होना यह सुशासन का ही लक्षण है। एक गरीब की सुनवाई, लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों का पालन करते हुए बिना भेदभाव के उसको शासन की सुविधा का लाभ मिल जाना, हर गरीब को मकान मिल जाना, हर गरीब के घर में शौचालय बन जाना, बिना भेदभाव के हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, कोरोना कालखंड में हर गरीब को फ्री में राशन की सौगात उपलब्ध हो जाना, ये सभी उस सुशासन के लक्षण हैं जिसका सपना सरदेव अटल जी ने अपने सार्वजनिक जीवन के उस कालखंड में देखा था। आज वो साकार रूप में हम सबके सामने है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना महामारी के विगत 3 वर्ष के इस कालखंड के दौरान हम सब ने इस चीज को महसूस किया है। याद करिए, जो बुजुर्ग लोग होंगे उनसे थोड़ा पूछिए, जब पिछली सदी के प्रारंभ में स्पेनिश फ्लू आया था, बीमारी से गांव के गांव साफ हो गए थे। दुनिया के अंदर करोड़ों लोगों की मौत हुई थी और बीमारी से जितनी मौतें नहीं हुई उससे कई गुना मौतें भूख से हुई थी। लेकिन
कोरोना जैसी महामारी के दौरान सरकार की संवेदनशीलता और सुशासन का ही परिणाम है। प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश को नेतृत्व दे रहे थे। पहली बार हुआ कि बीमारी के 9 महीने के अंदर बीमारी का वैक्सीन आ गया। पहली बार हुआ जब देश के अंदर 135 करोड़ लोगों के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और वैक्सीन एक नहीं 2 वैक्सीन तो मात्र 9 महीने के अंदर आ गई, और इधर फिर से 2 नई वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करवाने के लिए भी उपलब्ध करवा दिया गया। और पहली बार हुआ कि बीमारी के दौरान, महामारी के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में राशन की सौगात मिली। यह सरकार की संवेदनशीलता का ही परिणाम है। और भाइयों बहनों, उस संवेदनशीलता के प्रतीक पुरुष अगर कोई एक महामानव था तो महामानव सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनकी प्रेरणा से ये सभी कार्यक्रम डबल इंजन की सरकार आज प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। अटल जी ने सदैव मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दी, और यही कारण था कि एक सर्वमान्य नेता के रूप में दुनिया के अंदर और देश के अंदर उनकी स्वीकार्यता थी। हर व्यक्ति बड़े सम्मान और बड़ी श्रद्धा के साथ सरदेव अटल जी का स्मरण करता रहे, आज भी करता है। उस समय उन्हें सम्मान देता था। जब वैश्विक मंच पर भारत के सामने कोई संकट आता था, नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी उन्हें तत्कालीन सरकारें वही सम्मान देती थी। भारत का नेतृत्व करने के लिए दुनिया में भेजते थे, या देश के संकट के समय पक्ष और विपक्ष के भेदभाव को समाप्त करते हुए वे सरकार के साथ खड़े होकर के हमेशा इस बात को कहते थे कि हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, लेकिन जब देश का हित सामने आएगा तो हमें दल के हित से महत्वपूर्ण देश का हित हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। इस सरदेव अटल जी ने कहा था। याद करिए 1971 के युद्ध में अटल जी ने उस समय विपक्षी दल के एक प्रमुख नेता के रूप में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की नीतियों को देश के हित में समर्थन किया था। लेकिन वही कांग्रेस की सरकार जब निरंकुशता ढाने लग गई 1977 में, लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ के विलय करने में भी कोई संकोच नहीं किया था। यानी देश हित में दल हित को दरकिनार करते हुए उन्होंने देश के हित में हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी, और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और यह कार्य सरदेव अटल जी ने सदैव इसको प्राथमिकता देकर के आगे बढ़ाने का कार्य किया। यही कारण है कि हर दल का व्यक्ति बड़ी श्रद्धा और बड़े सम्मान के साथ सरदेव अटल जी का न केवल सम्मान देता था, बल्कि उनका सदैव स्मरण करता है। आज के इस अवसर पर, जब सुशासन दिवस के अवसर पर हम सब पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, पूरे लखनऊ भर के जनप्रतिनिधिगण आज इस सदन में यहां एकत्र हुए हैं। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि आप सभी अपने अपने स्तर पर एक बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई ग्राम पंचायत का, कोई क्षेत्र पंचायत का, कोई जिला पंचायत का, कोई विधानसभा का, कोई संसदीय क्षेत्र में, कोई महानगर स्तर पर, कोई जनपद स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हुए लोगों को नेतृत्व देता है। नेतृत्व देते समय हम सबको इस बात का ध्यान जरूर रखना होगा कि हमारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो। शासन की कार्य योजना व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनती है। जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठ करके हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के दबे कुचले, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों के उत्थान के लिए योजनाएं होती हैं, और बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक प्राप्त हो, यह हमारी प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। और उन्हीं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रद्धेय अटल जी की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। आप इस लोक भवन में आए हैं, यह मुख्यमंत्री कार्यालय भी है। आपने देखा होगा श्रद्धेय अटल जी की 25 फुट से ऊंची प्रतिमा को सामने रख करके एक आदर्श के रूप में हमने इसे सामने रखा है। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मेडिकल की अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, उन्हीं की कर्म भूमि पर इसी लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण इसी लखनऊ में हो रहा है, जहां पर सभी मेडिकल कॉलेजेस से एफिलिएटेड होंगे और वहां से मेडिकल की उत्तम शिक्षा देने का कार्य पूरे प्रदेश भर में होगा। यह कार्यक्रम भी प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो चुका है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, जो दबे कुचले वंचित और निराश्रित बालक और बालिकाएं हैं, उनके लिए भी प्रदेश के पहले चरण में 18 कमिश्नरी में 18 अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण का कार्य हमारा युद्ध स्तर पर चल रहा है। और नए सत्र में इन सभी 18 अटल आवासीय विद्यालयों में अत्याधुनिक शिक्षा के लिए हम लोग रजिस्टर्ड श्रमिकों, कोविड कालखंड के दौरान निराश्रित हुए बच्चों और अन्य निराश्रित बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था की वहां हम सारी व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं, जिसका आपने एक लघु फिल्म यहां पर अभी कुछ देर पहले देखा है। श्रद्धेय अटल जी का व्यक्तित्व के अनुरूप उन विद्यालयों का निर्माण भी हो और उनकी कार्य पद्धति उसी संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ करके उन बच्चों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त कर सके। इन कार्यक्रमों को लेकर के सरकार ने ये कदम आगे बढ़ाए हैं। श्रद्धेय अटल जी की पैतृक भूमि बटेश्वर में उसके सर्वांगीण विकास की दृष्टि से सरकार ने अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में अटल पीठ का निर्माण का कार्य, जो वहां पर अटल जी के संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक शोध पीठ के रूप में यह कार्य भी यहां पर प्रारंभ हुआ है। और मुझे विश्वास है कि सुशासन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए जीवन में ईमानदारी, पारदर्शिता, निष्पक्षता, इन सभी का समावेश करते हुए, शुचिता को सार्वजनिक जीवन में ध्यान में रखते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश के अंदर शासन, प्रशासन और हमारे हर स्तर के जनप्रतिनिधियों के द्वारा उन कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ा करके श्रद्धेय अटल जी के उस प्रेरणादायी व्यक्तित्व से हम लोग प्रदेश की आम नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने के कार्य में सहभागी बन पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज सुशासन दिवस के अवसर पर एक बार फिर से श्रद्धेय अटल जी की पावन जयंती पर देश और समाज के लिए उनके योगदान के लिए उनका स्मरण करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस अवसर पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी का समाज जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, शिक्षा के क्षेत्र में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान देकर के देश के अंदर सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने के लिए उनके एक द्वारा किए गए योगदान के लिए स्मरण करते हुए, उन्हें नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में मंच पर आसीन अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, हमारे प्रमुख सचिव श्री सुधांशु जी, एडीजीपी श्री, आ रही आवाज़ नहीं आ रही? क्या बात है, अब आई? मंच पर आसीन राधा जी, सुधांशु जी, अमित जी, विनोद सुमन जी एवं सभागार में उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण, सभी विभिन्न विभागों से आए हुए सभी आज पुरस्कार जिनको मिला है, ऐसे सभी जिन्होंने अपना योगदान दिया है
विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों विभागों से जो आज प्रोत्साहन में कहूँ या आप सबका उत्साहवर्धन कहूँ, इस अवसर पर पधारे हुए सभी मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी लोगों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आज यहाँ पर सुशासन दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और ये पुरस्कार एक सोच इसके पीछे यह है कि इस पुरस्कार को जो आज आप लोगों को प्राप्त हो रहा है, ये आपके उत्साहवर्धन के लिए है और आगे और अच्छा काम करने के लिए है कि आपको बार बार पुरस्कार मिले, बार बार आपको आइडेंटिफाइड किया जाए, बार बार आपको सर्टिफाइड किया जाए। और ये जिम्मेदारी अब और किसी की नहीं है, जिम्मेदारी अब आप सब लोगों की अपनी है। क्योंकि हम लोगों ने तो यहाँ से एक बार कमेटी ने जो भी नाम आए थे उन नामों को सिलेक्ट किया और आज आप सबका सम्मान करने का अवसर हम सब लोगों को दिया। और मैं चाहूँगा कि हर बार ऐसा अवसर मिले, आपको भी मिले और हम लोगों को भी मिले। आज भारतीय राजनीति के शीर्ष पुरुष, ओजस्वी कवि, प्रखर वक्ता और जिनके समय में उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है आज। मैं उसकी भी आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनको अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं कि उन्होंने पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक सुशासन का मानक तैयार किया। और आज के समय में जब बहुत कठिनाई काम करने में कहीं कहीं पर होती है, अलग अलग मत होते हैं, ऐसे मतों को मिलाकर भी सबका मत कैसे एक किया जाए, सबके लिए एक रास्ता कैसे निकाला जाए और 27 दलों की, 30 दलों की मिलकर सरकार चलाने का काम किसी ने किया था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। इसलिए आज के दिवस को सुशासन दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। और अटल जी चूँकि कवि भी थे, उन्होंने कहा था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। उनकी इस कविता ने मेरे जैसे न जाने कितने ही लोगों के लिए एक प्रेरणा पुंज का काम किया, एक मार्गदर्शन का काम किया कि लगातार जो काम करने का एक हमारा स्वभाव होता है, लगातार आगे बढ़ने का स्वभाव होता है। कहते हैं चेरे वेती और चलते रहिए, चलते रहिए। चाहे रास्ते में कितनी भी विघ्न आए, बाधाएं आए, उनसे बिल्कुल भी प्रभावित हुए बिना आगे बढ़ना, ये अटल जी ने ही हम सब लोगों के लिए एक मार्ग पीछे छोड़ा है, जिसका हम सब अनुसरण करें। भाइयों बहनों, चाहे कवि के रूप में हो, वक्ता के रूप में हो, प्रधानमंत्री के रूप में हो, एक व्यक्ति के रूप में हो, श्रद्धेय अटल जी का जो जन्म उनका जीवन था, वो पूरी तरह से राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग हों, उनके लिए ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि संपूर्ण जो हमारे देशवासी हैं, समस्त देशवासी हैं, उन सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहा है। और मैंने जैसा शुरू में कहा कि वो राजनीति के क्षेत्र में रहकर भी एक अजात शत्रु थे। वो एक पार्टी, एक विचार को समर्पित थे, उसका प्रतिनिधित्व करते थे, नेतृत्व करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी संपूर्ण राजनीतिक दलों में, संपूर्ण अलग अलग जितनी हमारी विचारधाराएं देश के अंदर चलती हैं, उन सभी विचारों के लोग उनका सम्मान करते थे, उनको मानते थे। और अजात शत्रु माने कि जिसका कोई शत्रु न हो, वो इस प्रकार के व्यक्तित्व थे। और सुशासन जो हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है, अटल जी ने उसको संकल्प पथ पर चलकर ही अपने जो सपनों का भारत है वो बनाने का काम किया। और उनके समय में बहुत सारी योजनाएं जो देश को प्राप्त हुई, उसमें से एक योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना।
जिसके बारे में मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब अटल जी इस योजना को लॉन्च कर रहे थे तो उस समय बहुत लोगों के उस समय विचार आए कि आपको ये योजना अपने नाम से लॉन्च करनी चाहिए। इस योजना का नाम अटल बिहारी वाजपेयी योजना रख दीजिए या अटल योजना रख दीजिए। तो अटल जी ने उस समय कहा कि अगर ये योजना मैं अपने नाम से रखूँगा तो मेरे प्रधानमंत्री से हटते ही ये योजना जो है रुक जाएगी, और ये योजना अगर प्रधानमंत्री के नाम से चलेगी तो ये अनवरत रूप से चलती रहेगी। और आज उत्तराखंड जैसे राज्य में हमारे लिए ये योजना एक संजीवनी की तरह है। गांव-गांव तक सड़क जा रही है, गांव ऐसे स्थानों पर सड़क पहुंच गई, और पूरे पहाड़ों में सुधांशु जी यहाँ बैठे हैं, PMGSY का जो काम है वो वास्तव में हमारे राज्य के लिए एक, मैं कहूँ कि गेम चेंजर जैसा है। जगह जगह लोगों को सीधे सीधे कनेक्टिविटी से जोड़ना, उनकी सुविधाएं करना, ये काम हमारे यहाँ पर हुआ। इसी प्रकार से देश के अंदर अनेकों युद्ध हुए। देश की आज़ादी के बाद से लेकर 1947 से लेकर अगर हम युद्धों की बात करें तो तमाम प्रकार के युद्ध हुए। कब्बालियों के रूप में पाकिस्तानी सेना आ गई, 1962 में चीन का युद्ध हो गया, 65 में युद्ध हो गया, 71 में युद्ध हो गया, ऑपरेशन मेघदूत चला, ऑपरेशन ब्लू स्टार चला। क्योंकि मुझे इसकी जानकारी इसलिए है कि मैं सेना के परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में भी जाता रहा, और बचपन से मेरी एक उत्सुकता भी रही कि मैं ये सब जानूं कि भारत की सेना ने कैसे काम किया है। तो भारत की सेना हमेशा से ही शौर्य और पराक्रम उनका इतिहास रहा है, और विश्व की सबसे ज़्यादा जो हिम्मती सेना बोलते हैं जिसको, उन सेनाओं में से एक सेना हमारी रही है। और सेना हमेशा से युद्ध जीतती थी, लेकिन जितने भी युद्ध सेना जीतती थी वो मेज़ों पर जब आते थे, वार्ताओं की मेज पर आते थे, तो सेना के जीते हुए युद्ध वार्ताओं की मेज पर हार दिए जाते थे। पहला युद्ध ऐसा युद्ध हुआ जो सेना ने युद्ध के मैदान में भी जीता और समझौते की मेज पर भी जीता। वो युद्ध था कारगिल का युद्ध। वह सब अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ, और भारत को परमाणु शक्ति संबंध राष्ट्र बनाने में हम सबको याद होगा कि पोखरण का परमाणु का परीक्षण उनके समय में ही हुआ, और उसके बाद अमेरिका जैसे देश, दुनिया के अनेक देशों ने भारत को तमाम प्रकार से दबाव में लेने की कोशिश की, लेकिन अटल जी ने बिल्कुल भी कहीं भी रुकना और झुकना और दबाव में आना स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण से हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में आज हम हैं। अटल जी का पूरा जीवन देश को समर्पित रहा, पूरे भारत माता को समर्पित रहा, और उन्होंने कहा कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता है। ये हम लोगों के लिए आज बहुत प्रासंगिक है कि ऐसे समय में जब हम तमाम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं तो हम सबको उससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए, उनकी कविताओं से ही प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो किस प्रकार से देश के बारे में उनके विचार थे, किस प्रकार से ऐसे जो विपरीत धारा वाले लोग थे उनको भी मुख्य धारा में लाने का काम करते थे। आज चूँकि सुशासन दिवस है, तो सुशासन दिवस के अवसर पर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड की भी चर्चा करना चाहिए कि 2014 के बाद जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उससे पहले देश के अंदर तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार की बात होती थी, घोटालों की बात होती थी। अगर हम घोटालों की बात करें तो बहुत सारे घोटाले हैं, और 2014 के बाद देश के अंदर कोई घोटाला सामने नहीं आया, कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया। देश के अंदर जो बहुत लंबे समय से लंबित मामले थे, चाहे वो कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त करने की बात हो, उस कश्मीर को बचाने के लिए देश के अंदर 40,000 से भी ज़्यादा लोगों की उस कश्मीर के लिए शहादत हो गई।
एक विधान, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान चलते हैं। लंबा कालखंड देश का आज़ादी का बीत गया, लेकिन ये समाप्त नहीं हुआ। उसके कारण से भारत सरकार के तमाम संसाधन केवल और केवल वहाँ पर आतंकी भेंट चढ़ जाते थे। उसको भी हिम्मत से अगर किसी ने समाप्त करने का काम किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काम संपन्न हुआ। इसी प्रकार से जो लोग पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर विभाजन के समय से या उससे पहले से उन देशों के अंदर रह रहे थे और उनकी तमाम प्रकार की पीड़ाएं बार बार हमारे सामने आती थी। पिछले ही साल हम लोगों ने देखा कि एक लाहौर के पास एक ग्रंथी की बेटी को जिस प्रकार का व्यवहार हुआ वो हम सब लोगों को ध्यान में होगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते थे और जहाँ हिंदू, सिंधी, हमारे फारसी और ऐसे सिख जो वहाँ रह गए थे, उन सब को देश के अंदर आने के लिए CAA का कानून देश के अंदर प्रधानमंत्री जी लेकर आए, जिससे कि उनका जो है उन देशों से आने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसी प्रकार से 3 तलाक का मामला है मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बहनों के लिए, वो बड़ा कोई अभिशाप था, उसको भी समाप्त करने का काम किया। अयोध्या के अंदर सब लोग शुरू से कहते थे कि राम मंदिर बनना चाहिए और अधिकांश लोगों की बात होती थी कि राम लला हम आएंगे, वहाँ मंदिर वहीं बनाएंगे। लंबा कालखंड बीत गया, कोई मंदिर नहीं बना। इस मंदिर को बनाने का मार्ग भी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रशस्त हो गया और वहाँ पर मंदिर का कार्य प्रारंभ हो रहा है। आज देश के अंदर जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं, उन स्थानों का पुनर्निर्माण हो रहा है, नवनिर्माण हो रहा है। चाहे हम बद्रीनाथ धाम की बात करें, केदारनाथ की बात करें, या हम अयोध्या की बात करें, काशी विश्वनाथ की बात करें, महाकाल की बात करें, आगे आने वाले समय में सोमनाथ हो, मथुरा हो, इन सभी को प्रस्तावित किया है। योग आज जो हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान थी, हमारी पहचान थी, उस योग को पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का काम आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और हमारे यहाँ की जो परंपरा है, हमारे यहाँ का मोटा अनाज जिसको एक समय में गरीबों का भोजन माना जाता था, उस गरीबों के भोजन को भी अभी प्रधानमंत्री जी और वहाँ पर संसद के अंदर अगले साल इसको मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे भी प्रदेश के मड़ुआ, झिंगोरा, रामदाना, ऐसे अनेकों जो उत्पाद हमारे यहाँ होते हैं, उन सभी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। तो ऐसे अनेकों कार्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये सब सुशासन और एक वर्क कल्चर, जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि वर्क कल्चर देश के अंदर प्रारंभ हुआ है। पहले के समय में होता था कि राजनीति के क्षेत्र में हो, प्रशासनिक क्षेत्र में हो, तो एक दूसरे प्रकार का कल्चर होता था। अब काम का कल्चर है, हर व्यक्ति को लगता है कि हमें स्वयं से काम करना है। उन सब के अंदर एक स्वयं का भाव जगाना, स्वयं काम का भाव जगाना, यह काम भी सुशासन के अंतर्गत ही आता है। सुशासन के कारण से ही ये संभव हुआ है कि जब सुशासन ऊपर से चलता है तो निश्चित रूप से वो नीचे तक जाता है। और भारत को इन सालों में पूरी दुनिया के अंदर एक पहचान मिली है। भारत का मान, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। वैश्विक मंचों पर भारत अपनी बात भी नहीं कह पाता था। भारत के प्रतिनिधि जाते थे तो उनको इस प्रकार का गंभीरता से लिया ही नहीं जाता था। आज दुनिया का कोई भी मंच हो, भारत को गंभीरता से लिया जाता है। उसके अनेकों अनेक उदाहरण हैं। अभी रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, जिस प्रकार से हमारे बच्चे उन देशों से निकाले गए, यह भी भारत की बढ़ती हुई पहचान है, भारत का मान है, भारत का सम्मान है। ये सब बढ़ाने का काम हुआ है। और G20 की जो हमको अभी अध्यक्षता का काम मिला है, पूरे देश के, पूरी दुनिया के अंदर भारत जाएगा। पूरी दुनिया के लगभग 20 देशों के और 9 इनवाइटी देशों के
प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे, 15 बड़े ऑर्गेनाइजेशन भाग लेंगे और हमें उत्तराखंड के लोगों को भी हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ भी 2 मीटिंग G20 की हमको भी मिली हैं। सेना के क्षेत्र में हो, आज सेना भी जो है हमारी लगातार उनके भी हौसले बढ़े हैं। चाहे जितनी भी हमारी घटनाएं हुई हैं, पहले 1962 का जो हमारे सामने एक हमको विरासत में जो मिला हुआ था, 1962 से लेकर अब तक हम यही सोचते थे कि पाकिस्तान के मोर्चे पर अगर युद्ध होगा तो हमारी सेना जीत जाएगी। हम किसी संदेह में नहीं रहते थे, आतंकवादियों से होगा, जिहादियों से होगा, अलगाववादियों से होगा, लेकिन अगर चीन की बात आती थी तो हम थोड़ा सा सहम जाते थे और सहमने के कारण भी थे क्योंकि विरासत में हमको ये सब मिला था। लेकिन सियाचिन हो, गलवान हो, तवांग हो या पुलवामा हो, ऐसे अनेकों जो घटनाएं हमारे सामने आई, उन घटनाओं में जिस प्रकार से देश के नेतृत्व ने, मोदी जी के नेतृत्व में और देश की सेना ने जो शौर्य और पराक्रम, जिसके लिए सेना हमेशा से जानी जाती रही है, जो सेना का इतिहास रहा है, यहाँ पर जो काम हुआ है, चाहे वो गलवान में हुआ हो या अभी पिछले दिनों तवांग में हुआ हो, तो उसके कारण से अब दुश्मन की हिम्मत नहीं है। अब दूसरी देश की जो सेनाएं हैं उनके पास हो सकता है कि हमसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हिम्मत नहीं है। हिम्मत अगर किसी के पास है, हौसला किसी के पास है, तो भारत की सेना के पास है। वही सुशासन का कारण है। और आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में सुशासन के बारे में कहा है कि सुशासन हमेशा जो जनता के कल्याण के लिए होता है, उसकी खुशी में होता है, और जब जनता को खुशी मिलती है, वही जो है, जो उस समय के नेतृत्व करने वाले हों, उनको भी उसी बात पर खुशी होती है जिसमें जनता की खुशी होती है, जिसमें जनता का हित होता है, उसी में सर्वहित होता है। तो कहीं ना कहीं आज के इस दिन को हम लोगों को सुशासन के रूप में आगे ले जाने का काम करना चाहिए, और हम लोग कर ही रहे हैं। आज हमारे सारे अधिकारीगण सभी अपने अपने स्थानों पर जाने का पहले से ही कार्यक्रम तय है। आप सब भी अपने स्थानों पर जाकर, और मैं कहूँ कि जो कहते हैं नर सेवा और नारायण सेवा, नर सेवा को ही नारायण सेवा का मंत्र मान के अगर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि राज्य को और देश को, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिया है, अटल जी से पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि शासन और सरकार और सेवाएं समाज के अंतिम छोर तक पहुंचनी चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक शासन पहुंचना चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचनी चाहिए। तो ये एक हमारे लिए मंत्र है, और इस मंत्र को हम सब लोग अपनाकर आगे जाएंगे। और आज जिन महानुभावों को, जिनको सब लोगों को, आप सबको जो आज ये मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, उन सभी को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और आप सभी से उम्मीद करता हूं कि प्रदेश के हित में आप कार्य करेंगे। मैं एक बार पुनः श्रद्धेय अटल जी के चरणों में सादर नमन करते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मारी साथे जोरથી બોલીએ અને વિશેષ કરી બાળકો ખૂબ મજબૂતી સાથે ભારત માતાનો જયકારો બોલીશું। ભારત માતા की મંચ પર ઉપસ્થિત ગુજરાત રાજ્યના લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી, જેમના નેતૃત્વમાં ગુજરાતની જનતાએ હમણાં જ प्रचंड बहुमती साथे भूपेन्द्रभाई ने परिवार मुख्यमंत्री बनाया है, एवं अपना
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ, મારા મિત્ર અને આ જિલ્લાના જ મંત્રી, ઉચ્ચ શિક્ષણ મંત્રી શ્રી ઋષિકેશભાઈ, ધારાસભ્ય શ્રી સીજે ચાવડા, પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રી રમણલાલ, ટ્રસ્ટીસીઓ શ્રી હર્ષદભાઈ, પ્રકાશભાઈ, અનિલભાઈ, ભરતભાઈ, પલ્લવીબેન, માનદ સચિવ શ્રી મુકેશભાઈ, અહીંયા હમણાં જેમણે દાનની ઘોષણા કરી છે સૌ દાતાશ્રીઓ, દેવીસિંહ પરમારજી, અને આજે જેમના સાનિધ્યમાં આપણે સૌ બેઠા છે એવા પૂજનીય વાઘેશ બાવાજી, અને આજે આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત ભાઈઓ બહેનો અને વિશેષ કરી મારા જીગરના ટુકડા જેવા વિદ્યાર્થી બાળકો, ભાઈઓ અને બહેનો, મારે કે બહુ લાંબી વાત નથી કરવી. સૌથી પહેલા તો હું હર્ષદભાઈ ને બધા ટ્રસ્ટીઓનો ધન્યવાદ કરવા માંગુ છું કે જે સ્કૂલમાં મારા પપ્પા, મારા પિતાજી અને મારી પત્નીના પિતાજી ભણાતા એ સ્કૂલમાં આજે મને આમંત્રણ આપી તમે મને ખરેખર એમના ઋણ ચૂકવવાનો મોકો આપ્યો છે. મિત્રો, એક સંસ્થા 95 વર્ષ ચાલે, 95 વર્ષ સુધી નિષ્કંટક રીતે એક સંસ્થા ચાલે, એનો અર્થ જે થાય કે એનો પાયો જેમને નાખ્યો છે એમને ખૂબ પવિત્રતા અને ભાવનાઓ સાથે પાયો નાખ્યો. 95 વર્ષ વ્યક્તિનું પણ જીવવું બહુ મુશ્કેલ હોય છે, અને સંસ્થાનું જીવવું તો એના કરતા પણ વધુ મુશ્કેલ હોય છે. કારણ કે મને સંસ્થાઓ ચલાવવાનો અનુભવ છે. સંસ્થા ચલાવવામાં ખાલી ભાવના કામ નથી આવતી, સાતત્યપૂર્ણ પ્રયાસ, સાતત્યપૂર્ણ પરિશ્રમ અને સાતત્યપૂર્ણ સામંજસ્ય બેસાડવાની તાકાત હોય તો જ સંસ્થાઓ ચાલતી હોય છે. અને વિશેષ કરીને શિક્ષણની સંસ્થાઓ, જ્યારે શિક્ષણની સંસ્થાઓમાં ચારે બાજુ અનેક પ્રકારના અધપતન લાગ્યા હોય, દેખાતા હોય, અનેક લૂણા લાગવાના ઘટનાઓ સામે આવતી હોય, એ વખતે હમણાં દેવીસિંહભાઈએ કહ્યું એ પ્રમાણે ના ભરતી, ના એડમિશન, કોઈ દખલ વગર ટ્રસ્ટી મંડળ 95 વર્ષ સુધી આ સંસ્થાને ચલાવે અને 35,000 કરતા વધુ વિદ્યાર્થીઓ અહીંયાથી પોતાના જીવનની શરૂઆત કરીને બાંધે. આનાથી મોટું કોઈ પુણ્ય કાર્ય ના હોય છે. આજે અહીંયા મારા અને ભૂપેન્દ્રભાઈના હાથે કોમ્પ્યુટર લેબનું પણ ઉદ્ઘાટન કર્યું, સોલાર સિસ્ટમનું પણ ઉદ્ઘાટન કર્યું, અને આજે આ સંસ્થાના 95 વર્ષના કાર્યક્રમમાં હું અહીંયા આવ્યો છું. મિત્રો, ખરેખર મારા માટે બહુ જ આનંદનો વિષય છે. મિત્રો, હમણાં થોડી વાત ઋષિકેશભાઈએ કરી, એના માટે હું થોડી વધુ ડિટેલ વાત કરવા માંગુ છું. આ સંસ્થા 95 વર્ષથી ચાલે છે, એટલે હવે આ સંસ્થા 2 શિક્ષણ નીતિઓની સાક્ષી બનશે. એક શિક્ષણ નીતિ અંગ્રેજોએ બનાવી, અને બનાવેલી શિક્ષણ નીતિની અંદર શિક્ષણની એક એવી પદ્ધતિ બનાવી જેની અંદર રટું રટાયેલું જ્ઞાન એ એની બુદ્ધિ ક્ષમતાનું પરિચાયક હતું. બાળક પોતાના અભ્યાસક્રમને ગોખીને પરીક્ષા આપે એની બુદ્ધિ ક્ષમતા હતી. એની અંદર વિચારવાની ક્ષમતા, એની અંદર અનુસંધાન રિસર્ચની ક્ષમતા, એની અંદર તર્ક, વિશ્લેષણ, નિર્ણય શક્તિ, ન્યાય અને મીમાંસાને સમજવાની સમજણ શક્તિ, આ કશાનો ક્યાંય દૂર દૂર સુધી દૂરબીન લઈને શોધીએ તો ક્યાંય અવકાશ નતો. અને એના કારણે અનેક પ્રકારના આજે આપણા સમાજની અંદર આપણે પ્રશ્નો ઉભા થતા જોઈએ છીએ. 2014 ની અંદર દેશની અંદર એક પરિવર્તન આવ્યું. સમગ્ર દેશે નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં વિશ્વાસ મૂક્યો
અને ગુજરાતના જ પનોતા પુત્ર નરેન્દ્રભાઈ દેશના વડાપ્રધાન બનીને એમને દેશની શાસન પૂરા કર્યું. એ વખતે હું ભારતીય જનતા પાર્ટીનો અધ્યક્ષ હતો. નરેન્દ્રભાઈએ અનેકવિધ લોકો સાથે ચર્ચા કરી નવી શિક્ષણ નીતિ બનાવવાની શરૂઆત. 6 વર્ષ સુધી ચર્ચાઓનું પરિણામ, એનું અમૃત અને એનું સાફલ્ય આપણી આ નવી શિક્ષણ પદ્ધતિ છે. ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી, નવી શિક્ષણ પદ્ધતિ, હું વિશ્વાસ સાથે મેં એનો બહુ ઊંડાણથી અધ્યયન કર્યું. બનતી હતી ત્યારે પણ હું એનો હિસ્સો હતો. હું વિશ્વાસ સાથે આપ સૌને કહેવા માંગુ છું કે 25 વર્ષની અંદર આ નવી શિક્ષણ પદ્ધતિ લાગુ થયા પછી ભારતને દુનિયામાં નંબર 1 બનતા કોઈ ન રોકી શકે. નવી શિક્ષણ પદ્ધતિની અંદર મૂળભૂત પરિવર્તનો કરે. સૌથી મોટું પરિવર્તન સેકન્ડરી સુધીની બધી જ એજ્યુકેશન સિસ્ટમ, બધી જ શિક્ષણ પદ્ધતિ ધીરે ધીરે બાળકની માતૃભાષાની અંદર ભણાવવાનું ચાલુ કરવાનું આપણે નવી શિક્ષણ નીતિ. જ્યારે બાળક માતાની ભાષામાં ભણે, માતાની ભાષા બોલે, માતાની ભાષા વિચારે, ત્યારે એની વિચારવાની ક્ષમતા પણ વધે, એની તર્ક શક્તિ વધે, વિશ્લેષણ કરવાનો એનો ગુણ પણ વિકસિત થાય, અનુસંધાન, મૌલિક ચિંતન એ પણ બાળકની અંદર સ્વાભાવિક રૂપે ઊભું થાય. આ બધી જ વસ્તુઓ માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીની નરેન્દ્ર મોદી સરકારે નવી શિક્ષણ નીતિની અંદર એક મૂળભૂત વ્યવસ્થા કરી છે કે પ્રાથમિક અને સેકન્ડરી આ શિક્ષણ બને ત્યાં સુધી માતૃભાષામાં કરવું. અને મને વિશ્વાસ છે કે થોડાક જ સમયની અંદર, આવનારા 2, 5, 7 વર્ષની અંદર સમગ્ર દેશની અંદર દરેક બાળક પોતાની માતૃભાષામાં ભણતું હશે અને એની માતા એને પોતાની ભાષામાં ભણાવી શકશે. એની સાથે સાથે ટેકનિકલ શિક્ષણ, મેડિકલ શિક્ષણ અને ઉચ્ચ શિક્ષણની અંદર પણ બધા જ અભ્યાસક્રમોનો ભારતની બધી મુખ્ય ભાષાઓમાં ભાષાંતર ચાલુ થયું છે. હમણાં જ ભોપાલમાં મેં મેડિકલના અભ્યાસક્રમના પ્રથમ સેમેસ્ટરના બધા જ પુસ્તકોનો હિન્દી અનુવાદ થયા પછી ભોપાલની અંદર હિન્દીમાં મેડિકલની ભણવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. હવે ગુજરાતી, તેલુગુ, ઓડિયા, પંજાબી, બંગાળી આ બધી ભાષાઓની અંદર ઉચ્ચ શિક્ષણ અને મેડિકલ શિક્ષણના કોર્સની શરૂઆત થશે. અને ત્યાંથી જ ભારતનું રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ, અનુસંધાનની અંદર મોટું યોગદાન શરૂ થવાનું છે. વ્યક્તિ પોતે મૌલિક ચિંતન ત્યારે જ કરી શકે જ્યારે ચિંતન કરવાનો વિષય એ એની માતૃભાષાની અંદર ભણ્યો હોય. અને એ કામ દેશના નેતા અને આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈએ કર્યું. મિત્રો, એક બહુ મોટા આપણા સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીનું એક કોટ છે, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यदि परतंत्रता की दुर्गंध आती रहती है तो स्वतंत्रता की सुगंध फैल ही नहीं सकती. જ્યાં સુધી બાળક આપણી પોતાની ભાષામાં વિચારવાનું, લખવાનું, ભણવાનું શરૂ ના કરે ત્યાં સુધી આપણે આપણા દેશને આગળ ના લઈ જઈ શકીએ. એની સાથે સાથે અત્યારે જે શિક્ષણ પદ્ધતિ છે એને બદલી 5, 3, 3 અને 4 એનું સ્ટ્રક્ચર બનાવવાની શરૂઆત કરી છે. 10 વર્ષની અંદર સમગ્ર દેશની અંદર 10+2 ની જગ્યાએ 5, 3, 3 અને 4 આ સ્ટ્રક્ચર ઇન્ટ્રોડ્યુસ થશે. એની સાથે સાથે 360 ડિગ્રી હોલિસ્ટિક પ્રોગ્રેસ કાર્ડનો કાર્યક્રમ પણ બનાવ્યો છે. બાળક ખાલી ભણશે નહીં, એની અંદર અનેક પ્રકારની
ક્ષમતાઓ ઈશ્વરે મૂકેલી જ હોય છે. એ ક્ષમતાઓને પ્લેટફોર્મ આપવાનું કામ, મંચ આપવાનું કામ આ શિક્ષણ નીતિ કરશે. કોઈ બાળકની અંદર જન્મતાની સાથે જ ચિત્રકળા પડેલી હશે તો એને મંચ આપવાનું કામ આ શિક્ષા નીતિ કરશે. કોઈ બાળકની અંદર જન્મતાની સાથે સંગીત પ્રત્યે રુચિ પડી હશે તો એને પણ પ્લેટફોર્મ આપવાનું કામ કરશે. આ 360 ડિગ્રી હોલિસ્ટિક પ્રોગ્રેસ કાર્ડ એ બાળકના સર્વાંગીણ વિકાસનો કાર્ડ બનશે. એના માટે પણ ડિટેલ અભ્યાસક્રમ અમે ચાલુ કર્યો છે. મિત્રો, અને હું બહુ આશાન્વિત છું કે નવી શિક્ષણ નીતિની અંદર વ્યવસાયિક શિક્ષણ અને કૌશલ શિક્ષણ આ બંનેનો પણ બહુ મોટો રોલ ઉભો કર્યો છે. લગભગ 50% થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને 10મા પહેલા કોઈ ને કોઈ વ્યવસાયિક શિક્ષણની સાથે જોડી સ્વરોજગારીની દિશામાં, એને લઘુ ઉદ્યોગ, ગૃહ ઉદ્યોગની દિશામાં આગળ લઈ જવા માટે આ શિક્ષણ નીતિ ખૂબ કામમાં આવવાની છે. અને 6 થી 8 10 દિવસ બેગલેસ પીરિયડની પણ શરૂઆત આ શિક્ષણ નીતિની અંદર. મહિનામાં 10 દિવસ, બાળકો તાલીઓ પાડો, 10 દિવસ સુધી દફતર લઈને નહીં આવવાનું કોઈ તમારે. મજા આવે કે ના આવે? મિત્રો, આ નવી શિક્ષણ નીતિનો મારો શિક્ષા સાથે જોડાયેલા સૌને મારી વિનંતી છે કે નવી શિક્ષણ નીતિનો સૌ શિક્ષા સાથે જોડાયેલા મિત્રો ધ્યાનથી અભ્યાસ કરે. એની જમીન પર ઉતારવાનું કામ એકલી સરકાર ના કરી શકે. શિક્ષા સંસ્થાનો, શિક્ષાવિદો, શિક્ષકો અને શિક્ષકો તૈયાર કરવા વાળા પણ આ નવી શિક્ષણ નીતિને આત્મસાત કરે તો જ નવી શિક્ષણ નીતિ સ્પિરિટ સાથે આપણે નીચે લાવી શકીએ. મિત્રો, હું આજે છોકરાઓ, બાળકો અહીંયા છે, એમની જોડે પણ એક વાત કરવા માંગુ છું. એક સંસ્કૃતનો શ્લોક હું તમારી સામે બોલીશ, તમે જરા ધ્યાનથી સાંભળજો અને એનો અર્થ પણ સમજાવવા હું માંગુ છું. મારા જીવનમાં આ શ્લોકનું બહુ મોટું મહત્વ રહ્યું છે. 3 જ પદનો શ્લોક છે. કરાગરે વસતે લક્ષ્મી, કર મધ્યે સરસ્વતી, કર મૂલે તું ગોવિંદ, પ્રભાતે કર દર્શનમ. કર મતલબ હાથ. હાથનો સંસ્કૃત સુભાષિતની અંદર ઉપમા તરીકે ઉપયોગ થયો છે. હાથ મતલબ હથેળી નહીં, હાથ મતલબ પરિશ્રમ. કરાગરે વસતે લક્ષ્મી, તમે પરિશ્રમ કરશો જીવનમાં તો લક્ષ્મી તમારી જોડે પહેલા આવવું જ પડશે. કરાગરે લક્ષ્મી વસતે. કર મધ્યે સરસ્વતી, શિક્ષા, જ્ઞાન પણ પરિશ્રમના માધ્યમથી જ તમને મળશે. ને કર મૂલે તું ગોવિંદ, પ્રભાતે કર દર્શનમ. અને ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ પણ પરિશ્રમથી જ થશે. ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ માટે પણ પરિશ્રમ જરૂરી છે. અને રોજ સવારે પરિશ્રમ કરવાના સંકલ્પ સાથે જો બાળકો તમે આગળ વધશો તો જીવનમાં કોઈ તમને રોકી નહીં શકે. પરિશ્રમ અને પોતાના સિવાય બીજાના લોકો માટે કરેલો પરિશ્રમ એ અંતે ઈશ્વર સુધી જ લઈ જતો હોય છે. આ સુભાષિતે મારા જીવનની અંદર એક ચમત્કારિક પરિવર્તન લાવ્યું છે. મારી આ બાળકો જે બેઠા છે એમને ખાસ વિનંતી છે કે તમારા જીવનની અંદર પરિશ્રમ પોતાના માટે તો કરજો જ, પણ સાથે સાથે પરિશ્રમ બીજાના માટે, પરિશ્રમ દેશના માટે, પરિશ્રમ સમાજના માટે કરવાનું પણ જો તમે ચાલુ કરશો તો તમને કોઈ નહીં રોકી શકે. તમને હું એક નાનકડું ઉદાહરણ આપું. 2 શ્રેષ્ઠીઓની અહીંયા તસવીર લગાડી છે. એમના જીવનમાં કશું બાકી કમી નથી. એમને દાન આપીને સ્કૂલ ચાલુ કરી, એનો મતલબ કે 95 વર્ષ પહેલા એમના જીવનમાં બધું જ હતું, પરંતુ એમને પોતાના ગામના બાળકોનું વિચાર્યું, એમને ગરીબ બાળકોનું વિચાર્યું અને એમને શિક્ષણનું વિચાર્યું અને આ સંસ્થા બનાવી. 35,000 બાળકો આ સંસ્થામાંથી શિક્ષિત થઈ બહાર નીકળ્યા છે. તમારો પણ ફોટો કોક દિવસ આવો તો જ લાગે. જો પરિશ્રમ તમે ખાલી તમારા માટે ના કરો, પરિશ્રમ બીજા માટે કરો તો જ આ પ્રકારની સંસ્થાઓ ઉત્પન્ન થાય, તો જ આ પ્રકારના વટવૃક્ષ. સૌ વિદ્યાર્થીઓને ફરી એકવાર જીવનમાં
પરિશ્રમ કરવાનો સંકલ્પ જો આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની અંદર તમે લેશો તો આવનારા ભારતના નિર્માણમાં તમારું યોગદાન ખૂબ મોટું હશે એની મને શ્રદ્ધા છે. હું આ સંસ્થાના સૌ ટ્રસ્ટીઓને હૃદયપૂર્વક અભિનંદન પણ આપવા માંગુ છું અને એમને જે પ્રકારની ચીવટથી સંસ્થાને અત્યાર સુધી બધા જ શિક્ષાના ઉદ્દેશોની પરિપૂર્તિ સાથે ચલાવી છે, મારું એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ છે કે આ સંસ્થા આવનારા અનેક વર્ષો સુધી પિલવઈ અને આસપાસના સૌ ગામોના બાળકો માટે શિક્ષાનું કેન્દ્ર મળી રહે. ખરેખર હૃદયથી શુભકામનાઓ આપી મારી વાણીને વિરામ આપું છું. વંદે માતરમ.